दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष और ग्रह में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। मेरा जो वीडियो होगा आज मैं चर्चा करूंगा विस्तार से राहु के टोटल एस्पेक्ट पर आपकी जन्मपत्री में राहु किस तरह से प्रभाव दिखाता है, राहु का वजूद क्या है, जन्मपत्री में राहु किस तरह के रोल प्ले करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आम जो ऑर्थोडॉक्स वे में जो कहा जाता है कि राहु एक मिस्टीरियस प्लैनेट है, डिस्टर्बिंग प्लैनेट है। अगर आपकी जन्मपत्री में राहु की महादशा आ गई या अंतर्दशा चल रही है या प्रत्यंतरदशा चल रही है तो यूजुअली क्या होता है कि एक हैवोक क्रिएट हो जाता है। कुछ लोग जानकार लोग भी हैवोक क्रिएट कर देते हैं बिना कोई एस्पेक्ट को समझे हुए। इसी पूरी चीज़ों पर चर्चा करूंगा कि व्हाट इज द जेनेसिस ऑफ राहु, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ राहु। देखिए इनफैक्ट जो हम लोग आज मैं जो चर्चा इस वीडियो में करूंगा, सबसे पहले कोशिश करूंगा कि मैं जानने के लिए कि राहु है क्या। उसके अलावा राहु अगर आपकी जन्मपत्री में जहां पर भी प्लेस है किस तरह के रिजल्ट दे रहा है, किसी ग्रह के साथ उसने युति की है तो उसका जन्मपत्री पर क्या प्रभाव होगा, और एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट पर भी चर्चा करूंगा कि वहां पर राहु अगर होगा तो शुभ होगा। उसके अलावा राहु की श्रेष्ठ स्थिति क्या होती है जन्मपत्री में, केंद्र में त्रिकोण में राहु का क्या फल होता है, और 8वें और 12वें घर में यूजुअली हम लोग जिसको एक बुरा घर मानते हैं क्या प्रभाव उसका हो सकता है। उसके अलावा कुछ राहु के कुछ उपाय भी बताऊंगा, उसकी रेमेडीज़ भी बताऊंगा कि किस तरह अगर राहु आपकी कुंडली में प्रॉब्लमेटिक है तो उससे कैसे निजात पाया जाए। और ये एक डिस्कस भी करूंगा कि क्या सचमुच राहु योग कारक है, जिस ग्रह के साथ बैठेगा कैसा रहेगा, और राहु से जो 8वें ग्रह बैठा है उसका मिस्ट्री क्या है। तो चलिए प्रोग्राम शुरू देर न करते हुए शुरू करता हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा कि सो दैट कि कोई नया प्रोग्राम आए तो आपको इन चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिल जाए। देखिए कहते हैं कि राहु दिस इज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल प्लैनेट। उसके अलावा राहु का पुनर्जन्म से संबंध होता है, पितरों से संबंध होता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि राहु से ग्रसित लोग को हमेशा पूर्वजों के सपने आते रहते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा फोबियाटिक भी जो ड्रीम होता है वो आते रहता है। इसके अलावा राहु ये भी बताता है कि पूर्व जन्म में आप क्या लेकर आए थे, जो कि आप फिफ्थ हाउस है उससे जान सकते हैं, और वर्तमान में आप किस तरह से पूर्वजों का किया हुआ पुण्य को इंजॉय करेंगे। क्योंकि जो 9th हाउस होता है वो धर्म का भी होता है, भाग्य का भी होता है। तो उसके अलावा जो हम लोग राहु और केतु की जो स्थिति देखते हैं ये इनफैक्ट चंद्रमा और सूर्य से प्रभावित होते हैं। एक्चुअली राहु इनफैक्ट है क्या, देखिए चंद्रमा के 2 नोड हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो नॉर्थ जो नोड है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है और जो साउथ जो नोड है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो राहु पर डायरेक्ट जो प्रभाव होता है या चंद्रमा का जो मॉनिटरिंग प्रभाव होता है वो राहु पर होता है। तो आपने देखा भी होगा कि जन्मपत्री में अगर राहु सूर्य के साथ है तो ग्रहण लग जाता है, चंद्रमा के साथ है तो ग्रहण लग जाता है। द सेम थिंग हैपन विद द राहु केतु आल्सो, क्योंकि राहु और केतु एक दूसरा से 180 डिग्री के एक्सिस पे प्रेजेंट रहते हैं। उसके अलावा चंद्रमा हमारे मन की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य आत्मा को। तो राहु जो है इनफैक्ट इसी मन और आत्मा का रहस्य है, उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि राहु का जो स्वरूप है उसको हम लोग कहेंगे कि एक स्मोकी है। आप देखते होंगे कि राहु का जो प्रभाव होता है ये यहाँ सर पे होता है,
और राहु को आपने देखा होगा कहा जाता है ब्लू एनर्जी। ब्लू एनर्जी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सेरेब्रल फ्लूइड होता है उसका रंग ब्लू होता है। तो राहु की कुछ खासियतें ऐसी होती हैं जो मैं आपसे चर्चा करूँगा लेटर ऑन वीडियो में, कि राहु पूरे मस्तिष्क को प्रभावित करता है और मस्तिष्क को प्रभावित करने के बाद ग्रास्प कर लेता है, फिर उसके बाद कुछ उटपटांग हरकतें भी एक आम आदमी की ज़िंदगी में शुरू होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु बिल्कुल ही खराब होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग जानते हैं कि राहु में शनि का प्रभाव भी होता है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि राहु किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, राहु इनफैक्ट राज्य, कलेक्शन, कुतर्क, तर्क नहीं, राहु वाले जो व्यक्ति होंगे वो कुतर्क ज़्यादा करेंगे। जैसे आप बोलेंगे कि पानी ठंडा नहीं पीना चाहिए तो कहेगा क्यों नहीं पीना चाहिए। इस तरह की बातें वो हमेशा आपको सुनने में आएगी राहु प्रधान व्यक्ति के मुंह से। उसके अलावा राहु जो है, ऐसी वचन राहु वाले जो व्यक्ति हैं बहुत हार्श बोलेंगे, कोई विवेक नहीं होगा। उसके अलावा शूद्र, उसके अलावा जो थोड़ी सी जो क्या बोलिएगा, एक ऐसी स्त्री जो ऑर्थोडॉक्स को ना मानती हो उनको भी रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा डेकोरेटेड जो कार वगैरह होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। अधार्मिक, ऐसे राहु वाले जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से अधार्मिक होते हैं। उसका रीजन क्या है कि वो ऑर्थोडॉक्स नहीं होते हैं, अनऑर्थोडॉक्स होते हैं, वो मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा। उसके अलावा राहु रिप्रेजेंट करता है गंगा स्नान का, तीर्थ यात्रा का, झूठ, भ्रम, नशा, इन चीज़ों को राहु रिप्रेजेंट करते हैं। फिर रेंगने वाले जो हमारे घर में कीड़ा मकोड़ा या और भी कहीं पर भी कीड़ा मकोड़ा होते हैं, वो मिस्टीरियस कुछ टॉक, गुप्त बातें। उसके अलावा राहु ये भी डिटरमिन करता है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी में कब मार्गेश होगा और कब मृत्यु आएगी। और उसके अलावा सांस की बीमारी से भी वो ग्रसित हो सकते हैं। दुर्गा पूजा को रिप्रेजेंट करता है ये राहु। पशुओं के साथ जो एक संयोग होता है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा बहुत सारे आप पॉलिटिशियन को देखिएगा कि उनका जो भाषण होता है, स्पीच होता है, बहुत ज़्यादा हार्श होता है। तो ऐसे लोगों को राहु की प्रायोरिटी होती है। उसके अलावा राहु की जो और खासियतें हैं, ये अचानक रिजल्ट देगा आपको, अचानक, अनप्रिडिक्टेबल। समटाइम्स ऐसा होगा कि जैसे आपको कोई डिजीज हो गया, राहु की महादशा चल रही है या राहु से प्रभावित है आप जन्मपत्री में, अनडायग्नोस्ड डिजीज देता है, निकलेगा कुछ नहीं लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा खर्च करवा देगा। ये सब राहु की खासियतें होती है। उसके अलावा राहु की जो खासियत होती है, राहु जो है एक वही मुखी, मतलब कहने का मतलब वो अंदर नहीं झांकेगा, वो बाहर देखेगा। उसके अलावा जिस ग्रह के साथ भी बैठेगा वो उसके प्रभाव को लेने की कोशिश करेगा। जैसे मंगल के साथ बैठ गया तो हम लोग बोलते हैं ना अंगारक योग। तो अंगारक योग क्यों थोड़ा सा गड़बड़ माना जाता है? क्योंकि मंगल खुद जो है एक तामसिक ग्रह तो है ही, इलेक्ट्रीफाइंग ग्रह है, एक सेनापति है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है, ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। राहु क्या करता है कि उनके इन गुणों को ले लेता है। और राहु की जो प्रकृति है थोड़ी सी आगे पीछे होने की, तो वो मंगल का प्रभाव अपने से लेकर रिलीज करता है। जैसे केतु की खासियत क्या है, वो डिटैच करेगा, वो कोई भी चीज़ों को छोड़ देगा, लेकिन राहु छोड़ेगा नहीं। राहु जो है थोड़ा सा वही मुखी होता है, वो एक तरह से उसको पकड़ लेगा, पकड़ने के बाद अपने इच्छा के अनुसार उसको छोड़ेगा। ये राहु की खासियत होती है। इनफैक्ट हम लोग राहु को जो डिफाइन करते हैं, राहु एक डिजायर है और केतु जो है एक, केतु छुड़ावे खेत बोलते हैं ना, तो डिटैचमेंट की प्रवृत्ति रहती है। आप देखिएगा राहु और केतु की स्थिति क्या है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स देखते हैं, जैसे आप क्रिकेट देख रहे हो, तो बैट्समैन बॉलिंग कर रहा है, तो बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, बॉलर बॉलिंग कर रहा है।
उन लोग दोनों का एक ही एम होता है, बॉलर बॉलिंग करके विकेट ले और बैट्समैन उस पर रन बनाए। जब बैट्समैन हिट करता है तो सारे खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ते हैं जो अपोजिशन के होते हैं। तो इनफैक्ट वो सारे ग्रहों को एक तरह से नचाने की कोशिश करता है। ये सब खासियतें हैं, नो डाउट। उसके अलावा राहु जो है आपको एक तरह से एक पैशन भी देगा, किसी भी चीज़ के प्रति एक आसक्ति करेगा। और अभी हम लोग का जो कलयुग चल रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना है, राहु एक गुड कम्युनिकेशन है। राहु वाले जो व्यक्ति होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं। अगर किसी सेल्स लाइन में है तो बीपीएम वगैरह पर भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनमें क्षमता होती है कोई भी चीज़ देने की, मार्केटिंग स्किल होता है। उसके बाद मैंने बहुत सारे ऐसे हॉरोस्कोप देखे हैं जिसमें राहु का प्लेसमेंट बहुत अच्छा था और दे हैव डन वंडरफुल इन द लाइफ। नॉट ओनली दिस, राहु करता क्या है कि जितने भी एस्पिरेशन है आपके, जो भी डिज़ायर है, अगर अच्छा है तो वो फुलफिल करने की कोशिश करेगा, एक्सप्लोर भी करवाएगा। जैसे अगर कहीं माइंस में चला गया तो वहाँ गोल्ड निकल रहा है, लेकिन वो बोले उस वैसे जो लोग होंगे वो कहेंगे यार खोजो, कुछ और भी चीज़ें मिल सकती है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा राहु की जो खासियत होती है कि आउट ऑफ द बाउंड्रीज, क्रिकेट में एक बाउंड्रीज होता है लेकिन वो बाहर, बाउंड्री के बाहर भी आके बात करेगा। उसके अलावा राहु अनएक्सपेक्टेड समझिए डिज़ायर देता है और कंसिक्वेंट क्या होगा उसकी परवाह नहीं करता है वो। ये सब राहु करवाता है। तो इसके कारण बहुत सारे लोग राहु को खराब मानते हैं, लेकिन नहीं, राहु के जो कहने का मतलब राहु वाले जो लोग हैं वो दूसरे को मैनिपुलेट करना भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे राहु जो होता है, राहु आपका स्मगलिंग, जुआ, गांजा, भांग, सब स्मगलिंग, इन सब चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो राहु के बारे में जो एक तरह की धारणाएं फैली हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए कुछ और एस्पेक्ट पर आगे चर्चा करता हूं आपसे। आइए जानते हैं कि राहु का बेस्ट पोजीशन जन्मपत्री में कहां पर है। देखिए, अगर आपकी जन्मपत्री में राहु दूसरे घर में, तीसरे घर में, छठे घर में, सातवें घर में, 10वें घर में, एकादश घर में बैठा है तो आपकी जन्मपत्री समझ लीजिए राहु से बिल्कुल बची हुई है। राहु का एक शुभ प्रभाव मिलेगा, लेकिन इसके साथ आपको नवांश को भी देखना है। नवांश में भी अगर यही प्लेसमेंट हो गया तो समझ लीजिए वारे न्यारे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब इसको मैं थोड़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर दूसरे घर में राहु होगा तो दूसरा घर क्या है, वाणी का है। दूसरा घर क्या है, धन संचय का है। और भी बहुत सारी चीजें हैं दूसरे घर के लिए। और लेकिन जब दूसरे घर में होगा तो 8वें में केतु हो जाएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि राहु की जो खासियत है वो किसी भी चीज को रिसीव कर लेगा, मतलब उसको कैप्चर कर लेगा, कैप्टिव बना लेगा। और 8वां घर जो है वो एक तरह दूसरे एस्पेक्ट में देखिए, क्योंकि केतु का जो काम है डिटैच करना, तो 8वें घर के जो नेगेटिविटी है वो तो पहले बाहर करेगा। उसके अलावा 8वां घर को हम लोग अध्यात्म से भी मानते हैं, स्पिरिचुअल से भी मानते हैं, मेडिटेशन से भी मानते हैं। तो यहाँ पर राहु पर केतु की भी दृष्टि पड़ रही है और वहां से एक अच्छी चीज निकलकर राहु की मिल रही है, तो राहु को एक अच्छा पोजीशन मिल गया। उसके अलावा अब आइए तीसरा घर। तीसरा घर किस चीज का होता है? तीसरा घर होता है डिजायर का, ठीक है। और तीसरे घर में क्या होता है, 9वें घर में बैठे हैं केतु। अगर केतु बैठे हैं तो केतु धर्म, 9वां घर धर्म का होता है। तो वहां से धर्म संबंधी जो चीजें होंगी केतु रिलीज करके राहु को दे देंगे। राहु जो है वहां पर एक बेटर रिजल्ट देना शुरू करेगा। उसके अलावा आप देखिएगा क्या कि राहु की दृष्टि वहां से 7वें घर पर भी पड़ती है, 5वीं दृष्टि भाग्य घर पर भी पड़ती है और एकादश घर पर भी पड़ती है। तो राहु का एक पॉजिटिव रिजल्ट उसमें आता है।
उसके अलावा राहु अगर, जो मैंने आपसे चर्चा की, 10वें घर में होगा, तब केतु कहाँ होगा? चतुर्थ घर में। चतुर्थ घर क्या होता है? माता का होता है, चंद्रमा का होता है। तो यहाँ पर जो हमने चर्चा की कि राहु इनफैक्ट इज ए शैडो ऑफ चंद्रमा। तो चंद्रमा का एक जो शीतलता प्रभाव होता है वो मिलता है राहु को। तो राहु के जो बेस्ट पोजीशन हो जाते हैं वो हो गए आपको 2, 3, 6, 7, 10, 11। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज है कि राहु में जो सबसे बड़ी खासियत होती है, अनऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स नहीं है वो। जैसे एक परंपरा चली आ रही है कि मंदिर में जाके पूजा कर लो, ये वो कहेगा नहीं, मैं घर पे ही भगवान को पूजा कर लूँगा। उसके अलावा राहु की जो खासियत है, अगर कोई उसको डांट रहा है तो उसको डांट सकता है। लेकिन केतु में एक धर्म वाला गुण होता है, अध्यात्म देता है। अब यहाँ पर एक चर्चा आती है कि 8वें और 12वें घर में राहु को खराब क्यों माना जाता है। देखिए, 8वां घर जो हो गया वो पति की कुंडली में पत्नी से सुख का, पत्नी की कुंडली में पति से सुख का, यानी वो सप्तम घर से दूसरा हो गया तो कुटुंब सुख का हो गया। दूसरा वो अकल्ट विद्या का हो गया, जमीन के नीचे जितनी भी चीजें हैं डीप नॉलेज का हो गया। लेकिन राहु की खासियत क्या है कि वो अनऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स नहीं है। हम लोग धर्म जो मानते हैं वो एक रिलीजन जो मानते हैं, एक विश्वास है, एक परंपरा है। राहु इसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है। उसके अलावा राहु 8वां घर जो थोड़ा लिटिगेशन का भी होता है, तो राहु वहां पे मैटर को बिगाड़ता है। दूसरा 12वां घर की चर्चा कर लूं। 12वां घर होता है सिंपली मोक्ष का। तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि राहु पकड़ता है, रिलीज नहीं करता है। मोक्ष आप पा सकते हैं जब आपका जो धर्म, अर्थ, काम, जो इन चीजों से बचकर आप निकल गए, मोक्ष, तभी मोक्ष मिलेगा आपको। तो राहु ये करता नहीं है, इसलिए हम लोग जो कहते हैं राहु की पोजीशन 8वें और 12वें घर में थोड़ी सी हॉस्टाइल हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चर्चा करता हूं कि देखिए राहु की जो खासियत है, एक क्या बोलिएगा, एक साइकोफोबिया फैला हुआ है, एकदम फियर, साइकोसिस फैला हुआ है कि बहुत सारे लोग हमारे पास आ जाते हैं, राहु शुरू हो गया, अब मैं क्या करूं। अरे भाई, जब 19 है तो 20 भी हो सकता है ना। प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करके आंसर भी तो निकाला जा सकता है, उसका रिजल्ट भी तो निकाला जा सकता है। क्योंकि राहु की जो खासियत है वो मतलब क्या बोलिएगा, एक्सट्रोवर्ट है। और ये जो केतु जो है ये अंतर्मुखी, किसी चीज को अंदर वो एक्सेप्ट करता है, उसके बाद वो रिलीज करता है। ठीक है, और राहु की जो खासियत है कि राहु का जो एक मतलब प्रकृति थोड़ा सा धुंध है, स्मोकी है। आप देखिएगा राहु ब्राउन कलर और ऐश कलर को भी रिप्रेजेंट करता है आपकी जन्मपत्री में। उसके अलावा राहु का जो प्रभाव है ब्रेन पर होता है, जो मैंने आपसे ऑलरेडी चर्चा की। राहु एक इल्यूजन है। कुछ चर्चा करता हूं कि देखिए, अगर राहु की युति शुक्र के साथ हो गई और राहु की युति शुक्र के साथ अगर सप्तम घर में हो गई, तो मैंने आपसे कहा राहु अनऑर्थोडॉक्स है। शुक्र क्या है, मैरिटल लाइफ को भी एक रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर देखिएगा कि राहु वाले जो व्यक्ति है, यूजुअली अगर राहु की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, तो कम्युनिटी से बाहर जाके, अपनी जाति से बाहर जाके भी मैरिज वगैरह को कर सकते हैं। अगर फीमेल की कुंडली में राहु और शुक्र एक साथ है, धन तो बहुत देगा, लेकिन कुछ दूसरा रास्ता निकाल कर भी दे देगा। उसके अलावा आइए अब देखते हैं राहु और बृहस्पति। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि राहु के बाद बृहस्पति आता है। तो बृहस्पति, तो मैंने आपसे कहा कि राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है कोशिश करता है उसके आचरण को लेने का। तो अगर आपकी जन्मपत्री में बृहस्पति की स्थिति खराब है, बहुत अच्छे फेवरेबल नहीं है, राहु क्या करेगा, उनका नेगेटिव पार्ट को लेकर रिलीज करने का कोशिश करेगा। पॉजिटिव तो लेगा ही लेगा। तो अब क्या होगा कि जब तक राहु के बाद बृहस्पति आएगी तो आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होगा। इसीलिए राहु और बृहस्पति का जो कॉम्बिनेशन है उसको थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है, लेकिन नहीं, उसका सॉल्यूशन भी किया जा सकता है।
आप राहु की जो एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बृहस्पति को मजबूत बना सकते हैं। ये सब एक समझिए एस्ट्रोलॉजिकल एक रेमेडीज हो गया, ठीक है। उसके अलावा राहु, जैसा हमने चर्चा की कि राहु केवल धड़ है और केतु जो है राहु सर है, केतु धड़ है। क्योंकि राहु ने क्या किया था, चंद्रमा नाम लेकर देवताओं की पंगत में बैठ गया था, उसने 2 बूंद अमृत भी पी ली थी, फिर बाद में भगवान विष्णु ने उनका सर अलग कर दिया था। तो राहु में एक क्षमता भी है, राहु प्रधान व्यक्ति काफ़ी दिन तक जीवित भी रहते हैं। राहु में शनि का भी गुण होता है, ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। उसके अलावा अब चर्चा करता हूँ कि अगर राहु की अंतर्दशा आ गई और अगर आप जॉब में हैं, तो अगर आप कोई डिजिटल कम्युनिकेशन इस तरह का करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। उसके अलावा राहु आपको एक जगह से दूसरी जगह प्लेसमेंट भी कर सकता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि राहु महेंद्र सिंह धोनी की जन्म पत्री में राहु लगन में बैठे हैं। जब वो कोई बचपन में दिखाए उखाए होंगे तो सब तो ये बोला होगा राहु बैठा है क्या करेगा। वो वर्ल्ड के आइकॉन बन गए ना, झारखंड के आइकॉन बन गए, देश के आइकॉन बन गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, एक ज्योतिष शास्त्र का रहस्य है राहु। अगर राहु को आपने समझ लिया तो समझिए कि आप बहुत बड़े ज्योतिष हो गए। राहु के बारे में इस तरह की धारणाएं बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। मैं तो इसको अपोज करता हूँ। मेरे पास जो भी आते हैं मैं कोशिश करता हूँ काउंसलिंग करके राहु के बारे में जो पॉजिटिव फीडबैक है, जो भी चीज़ें हैं, उसे रिलीज करने का। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट पे डिस्कस करता हूँ। देखिए, राहु पे चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा चर्चा केतु पर भी करूँगा। केतु एक इंट्रिंसिक एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है। जब केतु की महादशा आती हो या केतु आपका लग रहा है जन्मपत्री में नेगेटिव है, तो केतु को मंत्रों का जाप करें। उसके अलावा केतु एक आध्यात्मिक ग्रह भी है। राहु को अधार्मिक हम लोग इसलिए कहते हैं कि ये जो ग्रह है ये अनऑर्थोडॉक्स है, ये ऑर्थोडॉक्स को मानता नहीं है। और अगर राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर नदी में स्नान करता है तो राहु की जो तामसिक थॉट है वो नदी में फ्लो अवे हो जाती है। उसके अलावा जो तामसिक शरीर है वो निर्मूल हो जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत शास्त्रों में भी लिखा है, उपाय में भी लिखा है कि राहु एक अधार्मिक ग्रह है, लेकिन अगर किसी मंदिर में जाकर आप झाड़ू दान करते हैं, क्योंकि झाड़ू रिप्रेजेंट करता है राहु को, तो अधार्मिक से धार्मिक हो जाता है, क्योंकि धर्म के स्थान में आप उसको दे रहे हैं। उसके अलावा राहु की अंतर्दशा आएगी तो ये मानकर चलिए कि आपका ट्रांसफर वगैरह भी हो सकता है। उसके अलावा राहु से निजात पाने के लिए आप किसी भी मंदिर में जाइए या कहीं भी जाइए तो परिक्रमा जरूर कीजिए। परिक्रमा करने से राहु के जो नेगेटिव रिजल्ट है उससे आपको फायदा होगा। उसके अलावा तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। तीर्थ यात्रा पर अगर आप जाते हैं तो कम से कम 3 से 5 दिन कोशिश कीजिए वहाँ रुकने का, ठीक है। राहु की भक्ति जो है ना, राहु की जो भक्ति है उसमें एक मोशन है। वो मतलब वो मेडिटेशन नहीं करने देगा, लेकिन आप दौड़कर, जैसे बहुत जगह जो मंडली होती है, मतलब भगवान की जो आरती उरती के समय या दुर्गा माता की जो मंडली होती है, उस समय राहु का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, ठीक है। उसके अलावा राहु घर में धार्मिक संस्कार को भी एक्टिवेट करवाते हैं। राहु एक ऐसा फोर्स है जो सूर्य और चंद्रमा से गाइड होता है। तो ये मानकर चलिए कि अगर आपकी जन्मपत्री में राहु और सूर्य और चंद्रमा अच्छे हैं तो राहु कभी नेगेटिव प्रभाव नहीं देगा। क्योंकि इनफैक्ट क्या है ना कि राहु के बारे में बहुत सारे मतलब तोड़ मड़ोड़ कर बहुत सी चीज़ों को पेश किया गया है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा चर्चा करता हूँ कि राहु की युति, अगर राहु सूर्य एक साथ हो तो देखिए, राहु और सूर्य एक साथ हो या उनकी अंतर्दशा हो या प्रत्यंतरदशा हो तो ये मान के चलिए कि ये बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे लोग कह देंगे तो ग्रहण लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। अगर दोनों अच्छे पोजीशन में हैं
तो अतुलनीय धन देंगे। सूर्य क्या है? आत्मा का कारक है, सरकार का कारक है। पॉलिटिशियन की जन्मपत्री में अगर राहु और सूर्य की अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा आ गई तो वो उनका पोस्ट का एलिवेशन हो जाता है। अभी देखते हैं ना, बहुत सारे एमएलए कभी वो फिर राज्यसभा में चले जाते हैं, एमपी बन जाते हैं। उसी तरह सूर्य और चंद्रमा का भी कॉम्बिनेशन ये भी उत्तम कहलाता है। राहु और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, राहु मंगल जो मैंने आपसे चर्चा की, अंगारक योग, ऐसा नहीं, राहु मंगल भी आपको धन प्रभावित करेगा अगर मंगल अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि राहु की खासियत क्या है? वो ग्रास्प करता है, ग्रास्प करने के बाद फिर रिलीज कर देता है। पहले ग्रास्प करेगा, उसके बाद रिलीज करेगा, बिना सोचे समझे। उसके अलावा एक चीज ध्यान रखिए, ये जो तीनों चीजें मैंने बताया आपसे, योग, राहु, चंद्रमा, मंगल, ये अगर नवांश में भी अच्छे से प्लेस हैं तभी आपको राहु का अच्छा प्रभाव मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि राहु से पैनिक अटैक भी आता है। पैनिक अटैक कब आएगा? जब केतु और चंद्रमा एक साथ रहेंगे तो थोड़ी डिप्रेशन की स्थिति आती है, क्योंकि केतु का काम क्या है? डिटैच करना। तो वो चंद्रमा के साथ जब बैठेगा तो केतु जो अपना गुण है वो चंद्रमा के साथ मिलकर चंद्रमा को भी बाहर करेगा, तो आपके पास थॉट नहीं रहेगा, शक्ति नहीं रहेगी। उसके अलावा राहु और मंगल एक तरह का एनर्जी जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। राहु और मरकरी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी जन्मपत्री में राहु और मरकरी एक साथ बैठे हैं, मतलब बुध, राहु बुध, क्योंकि राहु जो है, मैं आपको बताया कि वो ग्रास्प करता है, बहिमुखी है, लेकिन बंधन भी एक तरह का है, और बुध वाणी और विवेक है। राहु और बुध जब एक साथ होते हैं तो अच्छा कहा जाता है। दूसरा क्या है कि राहु, वैसे बहुत से विद्वानों में ये कन्फ्यूज़न है, मतलब मता विरोध है। कुछ लोग कहते हैं कि राहु वृष राशि में उच्च का होता है, कुछ लोग कहते हैं राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है। तो यहाँ पर राहु उच्च का भी हो जाता है और उच्च के स्वामी के साथ बैठा है। हाँ, आपको वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और शेयर मार्केट में अगर आप लगाते हैं सट्टा वगैरह, या शेयर मार्केट में आप प्ले करते हैं राहु और बुध के पीरियड में, तो आई सपोज कि यू शुड गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। उसके अलावा आइए थोड़ा चर्चा करते हैं राहु बृहस्पति। राहु बृहस्पति में दिक्कत क्या होती है ना, कि बृहस्पति देवगुरु हैं, राहु बृहस्पति को घमंड है। राहु क्या करता है, उनके घमंड को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, कहता है मुझे कोई नॉलेज नहीं है। तो वो करता क्या है कि राहु का जो बृहस्पति का जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको ले लेता है, लेके फिर उसको रिलीज करने की कोशिश करता है। उसके बाद राहु की जो खासियत है, हर चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ही कम टू द एनी कंक्लूजन। चलिए कुछ और पॉइंट डिस्कस करता हूँ राहु। देखिए, राहु को हम लोग ज्योतिष में एक अध्यात्म का पुट भी मानते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म को ये एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट मतलब कहने का मतलब इसमें स्पिरिचुअलिज्म एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये मिस्टीरियस प्लैनेट है। स्पिरिचुअलिज्म में क्या है, हर कोई स्पिरिचुअल नहीं हो सकता है। स्पिरिचुअलिज्म होने के लिए आपको आंतरिक जो ऊर्जा है उसको संचित करनी पड़ेगी। इसलिए राहु से बहुत डरने की जरूरत नहीं है। राहु एक ऐसा प्लैनेट है कि भक्ति करोगे तो भक्त बना देगा। राहु में सब कुछ है, अध्यात्म है, रिजल्ट है, इल्यूजन है। राहु हर चीजों को एग्रीवेट करता है। तो अगर हम राहु के एनर्जी को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करें तो मैं समझता हूँ राहु से अच्छा कोई प्लैनेट नहीं है। आप देखते होंगे लाल किताब वगैरह जो आजकल चर्चा में है, इनफैक्ट लाल किताब में भी सब ज्योतिष का ही पुट है। तो कहा जाता है कि लाल किताब में लोग कहते हैं कि राहु अगर आपको प्रताड़ित कर रहा है तो आप एक चौकोर चांदी का टुकड़ा अपने पास रखें। उसका रीजन क्या है, चांदी रिप्रेजेंट करता है जल तत्व को, चौकोर रिप्रेजेंट करता है मंगल को, और मंगल जो है एक महावत है। राहु को माना गया है सर्व का भी आकार,
और हाथी का भी आकार। और हाथी को कौन कैप्चर करता है? मंगल, महावत। इसीलिए एक मतलब लॉजिकली है ये, इसमें कहीं पर कोई अंधविश्वास नहीं है, लॉजिकली है। दूसरा बोला जाता है कि कॉपर जो है, आप उसको चौकोर कॉपर आप उसको प्रवाहित कीजिए जल में। राहु का गुण तामसिक है, अगर जल में प्रवाहित कर रहे हैं तो आपका जो कॉपर जो है बेस्ट कंडक्टर, वो लेके प्रवाहित हो जा रहा है, तो आपके शरीर में कुछ निर्मूलता आएगी। धार्मिक स्थानों का खूब आप वो मतलब भ्रमण करें, मंदिर में रेगुलर जाएं, लेकिन राहु की स्थिति कभी नेगेटिव होगी तो आपको मंदिर में जाने नहीं देगा कोई न कोई तरीके से। और वेस्ट ऑफ राहु कैसे ले, अगर आपकी जन्मपत्री में राहु पॉजिटिव है तो और उसको 100+ कैसे बनाएं, और अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाएं। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि राहु बैठे हैं कहाँ पर। अगर पंचम में बैठ जाएं, दशम में बैठ जाएं, क्या इम्पैक्ट हो सकता है। उसके अलावा राहु की जो खासियत है, अभी जो जमाना आ गया है, हम लोग कल की युग में हैं, कल की युग में राहु का प्रकोप है, क्योंकि ये बहुत ही नेगेटिव थॉट है राहु का, पॉजिटिव तो है ही, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आजकल आप देख भी रहे होंगे। पहले जिस तरह का एक सिविलाइजेशन था, आज थोड़ी सी उसमें रिसेशन आ गया है, ठीक है। उसके बाद राहु जो होता है, विदेश यात्रा तो करवाएगा, नशे की लत लगा सकता है, तो ये खराब राहु करता है। तो आप सब, पहले भी मैंने बताया कि चंद्रभान जो थे देव, वेश बदलकर पंगत में बैठ गए, जो विष निकला उसको तो भगवान शिव ने पी लिया, ठीक है, लेकिन अमृत जो था सबसे पहले राहु ने कर लिया, ठीक है। अब होता क्या है कि ठीक है, राहु अगर आपके जन्मपत्री में गड़बड़ है तो किस तरह से उसको ठीक करें। देखिए, राहु को ठीक करने का बहुत सारा उपाय है। सबसे पहले कॉपर वगैरह जो होता है, कॉपर नहीं सॉरी, रांगा जो होता है, रांगा का बर्तन अगर आपको मिल जाता है, या रांगा किसी मंदिर में जाके दे दे। उसके अलावा जैसा मैंने आपसे कहा कि राहु में सर्प का गुण होता है, सर्पकार भी, सर्प जैसे आजकल जो एक चर्चा में है ना काल सर्प योग, में तो उसको नहीं मानता हूँ, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, बट राहु का प्रभाव उसमें आता है अगर राहु गड़बड़ है तो हमारे देवताओं में भगवान शिव हमेशा गले में सर्प धारण किए रहते हैं। राहु की अगर कोई नेगेटिविटी आपके जन्मपत्री में है तो आप सर्प सुक्तम का पाठ कीजिए, रोज एक पाठ कीजिए, करके देखिए 1 महीना। उसके अलावा नाग गायत्री का एक जप होता है, आप उसको कर लीजिए। भगवान शिव की जितनी पूजा कर सकते हैं आप कीजिए। नाग नागिन भगवान शिव पर चढ़ा के किसी भी तालाब में उसको प्रवाहित कर सकते हैं। और उसके अलावा भगवान कृष्ण को हम लोग ओवरलुक कर देते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा कीजिए। कालिया मर्दन भगवान कृष्ण ही किया था, हमारी पृथ्वी ही वो नाक पे बसी हुई है। आप भगवान कृष्ण की ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जाप कीजिए। आप करके देखिए, आपके जन्मपत्री में राहु की स्थिति अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। चलिए कुछ और पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए, अब इतनी सारी चर्चाएं राहु पे हो गई, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि राहु एक बहुत ही उत्तम प्लैनेट है। इसमें कोई शक नहीं कि अर्श से फर्श पर पहुंचा देगा और फर्श से अर्श पर भी ले आएगा। यह राहु की खासियत होती है, लेकिन आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। राहु अगर आपकी जन्मपत्री में महादशा चल रही हो, अंतरदशा आ गई हो, तो आप गोमेद धारण कर सकते हैं। एक सुलेमानी हकीक नाम का स्टोन आता है, उसको ब्रेसलेट बनाकर आप धारण कीजिए। एक सप्तमुखी रुद्राक्ष या 14 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण कीजिए। आप देखिएगा कि आपके जन्मपत्री में राहु का जो दुष्प्रभाव है खत्म हो जाएगा। हाँ, एक अनुरोध करूंगा कि हम लोग गोचर में किस ग्रह की स्थिति कहाँ पर होती है उस पर चर्चा करते हैं। तो अगर आपकी जन्मपत्री में गोचर में राहु अष्टम या द्वादश में आ जाए तो 1.25 साल 1.5 साल तक रहेंगे ना, आप उसको उतार दीजिएगा, ऐसा नहीं कि पढ़ते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद घर में कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान गड़बड़ है, टूट गया है, उसको हटा दीजिए, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है राहु को। आपके बाथरूम की जो एनर्जी रहती है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो बाथरूम को वास्तु के अनुसार भी ठीक करके रखिए।
एक पॉट में नमक रख लीजिए, सेंधा नमक रखिए, नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। बाथरूम गंदा नहीं रखिए और बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद करके रखिए, तो आपकी जन्मपत्री के अनुसार राहु का बहुत अच्छा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा नहाने के समय 1 चम्मच गोमूत्र डाल लीजिए पानी में, फिर करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके अलावा भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो 7 गांठ काला धागा का बांधकर भगवान शिव को चढ़ा दीजिए। 7 मैंने इसलिए बोला कि 7 नंबर जो होता है बहुत मिस्टीरियस होता है, केतु का होता है। तो केतु को आप ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली राहु भी ठीक होता चला जाएगा। उसके अलावा एक बहुत अच्छा उपाय आपको बता रहा हूँ राहु से निजात पाने के लिए। माँ चामुंडा का पूजा कीजिए। छिन्न मस्तिका माता की भी पूजा कर सकते हैं, बट छिन्न मस्तिका माता का जो मूर्त फोटो है घर में नहीं रखिएगा, मंदिर में जाके कीजिएगा। माँ चंडी, वो क्या बोलते हैं, चंडी माता चंडिका जो है, जिसे हम लोग जिस मंत्रों का उच्चारण ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसकी उनका भी जाप आप कीजिए। क्योंकि वो देखिए क्या, वो रक्त बीज का जब वध की थी तो पूरे गले में नरमुंड बांधी हुई थी। राहु भी जो है सिर्फ उनका ये है, इतना ही है, तो वहाँ पर एक आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा राहु का। उसके अलावा शेरावाली के सामने एक नारियल में लाल कपड़ा लपेट लीजिए और वहाँ पर बैठकर ओम दुर्गाय नमः एक माला जप लीजिए। उसके बाद ओम रांग राहवे नमः का जाप कीजिए और उसके बाद उसको आप किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दीजिए। आप देखिएगा आपको बहुत फायदा होगा। उसके अलावा राहु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो चंद्रमा के नक्षत्र में, जो चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं ना, उस चंद्रमा के नक्षत्र में एक नाग नागिन का जोड़ा भगवान शिव पर अवश्य चढ़ाए। देखिए, मैं पिछले 24 ईयर्स से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, पढ़ता था, तो मैंने इन चीज़ों को फाइंड आउट किया, बहुत सारे आर्टिकल्स देखे। उसके बाद मेरा पर्सनल अनुभव भी है, बहुत की कुंडलियाँ देखी। राहु में कुछ लोगों को मैंने प्रॉब्लम में भी आते देखा, लेकिन सॉल्यूशन भी निकलते देखा। राहु में मेटेरिक राइज होते देखा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा कि सो दैट कि मैं कल कोई नया वीडियो आपके लिए दूँ और आपको फिर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।